गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। थोड़ा सा लेट हो गया है क्लास। जी, सारे के सारे लोगों को वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर पहुंच रहा है। सबके डिवाइसेस में क्लास लाइव हो चुकी है, प्लीज कंफर्म। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कंफर्म कर दीजिए और मुझे बता दीजिए फटाफट कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है। जी। जल्दी से बताएंगे लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे, क्या पढ़ रहे थे। जहां तक मुझे ध्यान है कि हमने लोकल गवर्नेंस पढ़ लिया था, स्थानीय स्वशासन पढ़ लिया था, और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में या रिलेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। लिख लीजिए संविधान का भाग 11 और 12, पार्ट 11 एंड 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का भाग 11 और 12, जिसमें हमें पढ़ना है। लिख लीजिए संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। आर्टिकल 245 से लेकर 300 तक। आर्टिकल 245 से लेकर 300 तक हम बात करते हैं किसके बारे में? संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, संघ और राज्यों के बीच तीन प्रकार के क्या होते हैं? संबंध होते हैं, तीन प्रकार के रिलेशंस होते हैं। और यदि हम तीन प्रकार के संबंधों के बारे में बात करें तो भाई वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहलाते हैं विधायिक संबंध। सबसे पहले होते हैं विधायिक संबंध, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस। विधायिक संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशंस। दूसरे होते हैं प्रशासनिक संबंध। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। और तीसरे प्रकार के होते हैं वित्तीय संबंध,
या जिन्हें आप इंग्लिश में कह सकते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। यदि हम विधायक संबंधों के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 245 से लेकर होते हैं 255 तक। 245 से लेकर 255 तक होते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, विधायक संबंध। 256 से लेकर 263 तक होते हैं प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। और ध्यान रखेंगे 264 से लेकर 300 तक होते हैं वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशंस। और ध्यान रखेंगे जो विधायिक संबंध है और जो प्रशासनिक संबंध है ये आते हैं संविधान के भाग 11 के अंतर्गत। और जो वित्तीय संबंध है, जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, ये आते हैं संविधान के भाग 12 के अंतर्गत। इसीलिए मैंने हेडिंग डाली है संविधान का भाग 11 और 12। संविधान का भाग 11 एवं 12। चलिए लिखने शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 245 अनुच्छेद 245। आर्टिकल 245 अनुच्छेद 245 जो कहता है, लिखेंगे संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ और उसके किसी भी क्षेत्र के लिए, संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ और उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडियन यूनियन। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडियन यूनियन और एनी पार्ट ऑफ दैट। संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। डन, नोट कर लिया है। रिपीट कर देता हूं, संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 लिखेंगे, इसमें है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स।
लेकिन आप जानते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो किसके तहत किया गया है? तो लिखेंगे इन शक्तियों का बंटवारा, इन शक्तियों का बंटवारा संविधान की सूचियों के तहत होता है। These powers are distributed by the lists of the constitution. इन शक्तियों का बंटवारा संविधान की सूचियों के तहत होता है। और संविधान में कितनी सूची हैं हम सब जानते हैं, लिख लीजिएगा। देयर आर 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में 3 सूचियां हैं। देयर आर 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में 3 सूचियां हैं। सबसे पहली लिखिए संघ सूची या यूनियन लिस्ट, संघ सूची या यूनियन लिस्ट। दूसरी लिखेंगे राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। और तीसरी होती है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम सब जानते हैं संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय होता है जो इन तीनों विषयों में या तीनों लिस्ट में किसी भी लिस्ट में नहीं होता, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है? लिखेंगे आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248। 247 नहीं लिखना है, अगला लिखेंगे अनुच्छेद 248। आर्टिकल 248 आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248 जो कहता है, लिखेंगे यदि कोई विषय संविधान की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आता, यदि कोई विषय संविधान की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का होगा। क्लास रुक गई है? कहां रुक गई है बेटे? अपनी इच्छा से ही कह रहे हैं कि क्लास रुक गई है। क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है, सही सलामत चल रही है। अब वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की इच्छा है या नहीं है। इच्छा ही इच्छा। क्लास नहीं रुकी है, क्लास चल रही है। हाँ जी, यदि कोई विषय संविधान की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखेंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होगा? संसद का होगा, पार्लियामेंट का होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने कहा संघ सूची के विषय पर केवल संघ कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि विषय हो संघ सूची का और राज्य कानून बना दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन राज्य सूची का विषय है और संघ कानून बना दे, ये हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर, या राज्य के कंपैरिजन में केंद्र ज्यादा क्या है? मजबूत है। तो इसीलिए प्रावधान किया गया है। लिखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249। आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249। अब वो कौन सी कंडीशन होगी? जब विषय होगा राज्य सूची का, लेकिन कानून कौन बनाएगी? संघ या केंद्र या संसद बनाएगी।
लिखेंगे यदि कोई राज्य किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है, यदि कोई राज्य किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व यदि कोई राज्य किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 248 में मैंने ये बोला था कि यदि कोई विषय किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का होगा। इतनी सी बात लिखनी है बस। भाई जो संघ सूची में है उस पर केंद्र कानून बनाएगी, जो राज्य सूची में उस पर राज्य कानून बनाएगा, जो समवर्ती सूची में है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय होता है जो तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं है तो उस पर कानून संसद बनाएगी। यह है आर्टिकल 248। यदि कोई राज्य किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है तो संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। इफ अ स्टेट डिक्लेयर्स अ सब्जेक्ट if a state declares a subject national importance, then Parliament can make the law on a subject of state list. नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250। आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250। आर्टिकल 250 कहता है, अनुच्छेद 250 ये कहता है, लिखेंगे आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी सेंटर कैन मेक द लॉज। In case of emergency, center can make the laws on a subject of state list. तो पहली कंडीशन तो थी कि राज्य ही उसे महत्वपूर्ण घोषित कर देगा तो केंद्र कानून बनाएगी। दूसरी कंडीशन है यदि आपातकाल लग जाएगा तो भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगला लिखेंगे 252 अनुच्छेद 252। आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252। यार 3-3 बार बोलने के बाद भी आप लिख रहे हैं रिपीट कर दीजिए। भाई साहब ऐसे कौन सी गति से लिख रहे हैं आप, ये भी बता दीजिए। मैंने कहा आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। अब इसमें रिपीट क्या करना है भाई, बता दीजिए। मैंने कौन सा यहाँ पे गायत्री मंत्र और कोई यहाँ पे शिव तांडव स्तोत्रम के मंत्र पढ़ दिए जो मुझे रिपीट करने पड़ेंगे? बात को समझिए तो सही, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा कि यदि आपातकाल लगा होगा, यदि इमरजेंसी लगी होगी, तो उस कंडीशन में भी विषय होगा राज्य सूची का, कानून बना सकती है केंद्र।
अब अगर इतनी स्लोली स्लोली लिखेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा बताइए। रिपीट ही करवाते रहते हो, आगे नहीं बढ़ने देते। अगला लिखेंगे आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252। आर्टिकल 252 कहता है यदि दो या दो से अधिक राज्य, यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून बनाने की सिफारिश केंद्र से करते हैं, यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून को बनाने की सिफारिश केंद्र से करते हैं, तो भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। तो भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। लेकिन ठीक है, लेकिन यह भी हो सकता है कि समवर्ती सूची का विषय हो, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाए और दोनों ही कानूनों में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। लिखेंगे आर्टिकल 254 अनुच्छेद 254। आर्टिकल 254 अनुच्छेद 254। लिखेंगे यदि केंद्र और राज्य के बीच, यदि केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है, यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं केंद्र मजबूत है और उसके कंपैरिजन में राज्य कमजोर। इंग्लिश में लिखेंगे इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, if there is any dispute between the law made by center and state, if there is any dispute between the law made by center and state, then the law made by the center will be applicable. Then the law made by the center will be applicable. तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण विधायिक संबंध हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, जो संघ और राज्यों के बीच होते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंधों के बारे में। लिखिए आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256। आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256। लिखेंगे राज्य, राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल, राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र के प्रशासन को बाधित किए बिना ही कर सकता है।
राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र के प्रशासन को बाधित किए बिना ही कर सकता है। स्टेट कैन यूज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। स्टेट कैन यूज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विदाउट अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर। राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र के प्रशासन को बाधित किए बिना ही कर सकता है। कहने का मतलब, यदि राज्य अपना प्रशासन चलाता है तो वो कोई भी ऐसा प्रशासनिक कदम नहीं उठा सकता है, या वो कोई भी ऐसा प्रशासनिक कार्य नहीं करेगा जिससे केंद्र के प्रशासन को क्या पहुंचे, बाधा पहुंचे। वो हमेशा केंद्र के प्रशासन को डिस्टर्ब या बाधित किए बिना ही अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। और एक लिखेंगे आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257। आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257 लिखेंगे, इसके तहत संघ का राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। एज पर दिस आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स। इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत राज्यों पर संघ के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। एज पर दिस आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स। और इसके बाद 3 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं फाइनेंशियल रिलेशंस में, वित्तीय संबंधों में। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 266, जिसमें है भारत की संचित निधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, सामान्य भाषा में इतनी सी बात समझेंगे भाई, जो भारत की संचित निधि है वो एक तरीके से भारत सरकार का क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। और ये कैसे बनती है भाई, सिंपल सी बात है। भारत सरकार की वार्षिक जितनी भी आय और व्यय होते हैं, यानी कि जितनी भी आमदनी और खर्चे होते हैं, वो निकालकर, जितनी भी लेनदारी और देनदारी होती है उसको निकालकर, जो आखिरी में फंड्स भारत सरकार के पास बचते हैं भाई, वही उसका क्या है, बैंक अकाउंट है। वही उसके अकाउंट में पैसे बचे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। और ध्यान रखेंगे, भारत की संचित निधि से धन निकालने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास या संसद के पास। जो है आर्टिकल 266 में, 266।
नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267, जिसमें है कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। भारत की आकस्मिकता निधि। कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया भारत की आकस्मिकता निधि। कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया या भारत की आकस्मिकता निधि, ध्यान रखेंगे, आपातकालीन एवं अनियोजित खर्चों के लिए ही भारत की एक आकस्मिकता निधि बनाई जाती है, उस समय के लिए, उस खर्चे के लिए जो अनुमानित नहीं होता है, जिसका कोई भी अनुमान नहीं होता है, या जिसका कोई भी पहले से डिक्लेरेशन नहीं होता है। तो यदि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, यदि कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, तो उसमें से किस धन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉन्टीजेंसी फंड्स में होता है या आकस्मिकता निधि में होता है। और ध्यान रखेंगे, इससे धन निकालने का जो अधिकार है वो केवल किसको है? राष्ट्रपति को। और ध्यान रखेंगे, वित्तीय संबंधों में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो कौन सा है? लिख लीजिए, आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280, जिसमें है भारत का, लिखिएगा, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। लिखिए, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
आफ्टर एवरी 5 years president will establish a finance commission in which there will be a chairman and 4 other members, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे. एंड दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. आपसे पूछेंगे बताइए वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो लिख लीजिएगा इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु. जो भी यह पहले पूरी करेगा उसी पर इसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा. या तो उसके 5 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 5 साल कंप्लीट होने से वो 65 साल का हो जाए, उस पर उसे क्या कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्त या रिटायर कर दिया जाएगा. लेकिन वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं, लिखेंगे इसके कार्य, इट्स वर्क्स. इसके कार्य या इसके इट्स वर्क्स. सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना. टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना. टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. दूसरा काम लिखेंगे भारत की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि से धन का बंटवारा करना. भारत की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि से धन का बंटवारा करना. टू डिस्ट्रीब्यूट मनी फ्रॉम consolidated funds and contingency funds of India. और तीसरा तीसरा काम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना. टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना. टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो पहला है संघ और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना. दूसरा है संचित निधि और आकस्मिकता निधि से धन का बंटवारा करना. और तीसरा है राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना. तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं संघ एवं राज्यों के बीच संबंध. चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे. अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कवर करेंगे संविधान का भाग 14 और 15. भाग 14 में हम पढ़ेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में पढ़ेंगे. और भाग 15 में हम पढ़ेंगे इलेक्शंस या निर्वाचनों के बारे में. ज्यादा सिलेबस पॉलिटी का नहीं बचा है, तो निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपका पॉलिटी का सिलेबस बस खत्म होने वाला है. और फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट है.
सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चंस करने रह जाएंगे। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि आप 11 बजे तक क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बेटे बस मैं यहीं तक याद करके आया था, अब मुझे आगे याद नहीं आ रहा। अब मैं आज फिर से याद करके आऊंगा, फिर आगे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।